Dear students, today's topic is cascading style sheet. Its short form is CSS. Cascading style sheet is a collection of rules called style that affect the visual appearance of web pages. Right? What it means? It means कि जो cascading style sheet है वो एक styles का rules का एक collection है, एक ग्रुप है जो कि जिसको हम स्टाइल्स बोलते हैं, जो वेब पेज की अपीयरेंस को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है. While HTML lets you define the structure of a web document, CSS allows you to specify how the structure element should be displayed. कि इसके अंदर HTML के साथ जब हम CSS को यूज करते हैं तो हमारा CSS हमें अलाउ करता है कि किस तरह से आपके वेब पेज को, उसके स्ट्रक्चर को आपने डिस्प्ले करना है. राइट? Earlier, HTML was used to structure web documents with basic formatting, which was incorporated using HTML tags such as bold or italic to mark the specified text as bold or italic. HTML के अंदर अभी तक जो हमने जिसके स्ट्रक्चर के अंदर हमने यूज किया, वेब डॉक्यूमेंट में जो हमने यूज किया, उसमें हमने बेसिक फॉर्मेटिंग के बारे में बात की. जैसे कि बेसिक फॉर्मेटिंग के अंदर अगर हम बोल्ड करना है अगर हमें अपने टेक्स्ट तो then we have to use B tag, और अगर italic करना है then we have to use I tag. right? तो इस तरह से हमने bold और italic करना था. However, with the increasing popularity of the internet, it became complex for web designer to add formatting within HTML repeatedly for every single page. एक ही पेज हम तैयार करते हैं, उसके अंदर अगर मैं बार बार अगर ये फॉर्मेटिंग देनी है तो हमें बार बार उसको बोल्ड इटैलिक करना पड़ेगा. ठीक है? तो ये जितना आजकल इंटरनेट की डिमांड है, जितनी स्पीड से काम होते हैं, तो ये बड़ा डिफिकल्ट हो गया सभी प्रोग्रामर्स के लिए कि इतनी बार हम कैसे लिखें. राइट? क्योंकि जो भी यूजर होता है वो हर चीज को हाईलाइटेड चाहता है, बोल्ड भी चाहता है, इटैलिक भी चाहता है या कलरफुल चाहता है. तो हर बार इतना सारा एफर्ट करना, इतने सारी फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स डालना, इट इज नॉट क्वाइट पॉसिबल. राइट? तो इसके लिए हमें क्या क्या करना. अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि एक पेज के अंदर अगर आपने कर दिया चलो ओके, लेकिन दूसरा पेज जैसे आप बनाने लगते हो वेब पेज, उसके अंदर फिर दोबारा से सारी मेहनत करनी है. तो ये बहुत ही ज्यादा एक हिसाब से एक बहुत ही टफ जॉब हो जाता है प्रोग्रामर्स के लिए. Therefore, they started looking for possibilities to add formatting and layout to the web document through an altogether different technology. इसलिए इस बारे में सोचा जाने लगा कि भी किस तरह से हम कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी ले आए, इस तरह का मेथड हम ढूंढ लें जिसके अंदर हम एक ही बार काम करें और पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर वो हमारे काम में आ जाए, या फिर इस तरह का काम कर दें कि एक वेब पेज में हम इसको कर दें सेट, और उसके बाद अगले वेब पेज के अंदर हम सिर्फ उन कमांड्स को कॉल करें, सिर्फ बाकी काम हमारा अपने आप होता चले. तो इसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी को ढूंढा जाने लगा. CSS was then introduced by the World Wide Web Consortium, यानी W3C. इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम. राइट? तो अब ये जो आया हमारे पास, इसने क्या किया? To improve the presentation capabilities of web pages, CSS was then introduced by वर्ल्ड वाइड वेब, जो W3C जो एक है हमारे पास, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम नाम से एक ग्रुप है, उसने CSS को इंट्रोड्यूस किया, जिसके अंदर वेब पेजेस को, इसकी कैपेबिलिटीज को ज्यादा इंप्रूव कर दिया, यानी इसकी ऑप्शंस को ज्यादा बढ़ा दिया हमारे पास. The idea behind CSS was to separate the structure content of a web page from its layout. इसमें क्या था? इसके अंदर दो चीजें हमने की. इसका मेन कहते हैं इसके पीछे आइडिया क्या था, ये किस सोच के साथ इसको डेवलप किया गया? वो सोच ये थी कि वेब पेज के कंटेंट को और उसके लेआउट को, दोनों को अलग अलग तरीके ट्रीट किया जाए. पहले क्या होता था हमारे पास कि अगर हम उसका कंटेंट और उसका लेआउट, यानी उसमें डिजाइनिंग यानी फॉर्मेटिंग, हम दोनों साथ साथ लेके इसकी चलते थे HTML के अंदर, जिसमें हमें थोड़ी सी मेहनत बार बार करनी पड़ती थी. राइट? लेकिन CSS का बेसिक आइडिया यही था कि इसका स्ट्रक्चर, इसके कंटेंट और इसका लेआउट, इन सब से इसके लेआउट को इसके स्ट्रक्चर कंटेंट से अलग करके चले, हम साथ लेके चले लेकिन अलग पोर्शन में.
अब CSS allows the web designer to specify the web page formatting options through a style sheet while keeping HTML markup considerably simple. कहते हैं कि CSS ने वेब डिजाइनर को ये ऑप्शन दिया कि आप कैसे स्टाइल शीट की हेल्प से HTML के अंदर और ज्यादा फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यूज कर सकते हो. Using CSS, you can control the color of the text, the style of font, the spacing between paragraph, size, layout और of column. मतलब जो कुछ भी आप MS Word के अंदर कर पा रहे हो या MS Excel के अंदर कर पा रहे हो या पावर पॉइंट में कर पा रहे हो, वो सारी की सारी ऑप्शंस फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आप CSS की हेल्प से HTML में भी कर पाओगे, राइट? तो इसके अंदर क्या क्या था? द स्पेसिंग बिटवीन पैराग्राफ्स, साइज एंड लेआउट ऑफ कॉलम्स, बैकग्राउंड इमेज एंड कलर्स, एज वेल एज वैरायटी ऑफ अदर इफेक्ट्स. ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी HTML में भी की हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और कन्वीनियंटली हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे. स्टाइल शीट वर डिजाइन्ड टू सेपरेट द कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम इट्स प्रेजेंटेशन सो दैट द अपीयरेंस of the text can be changed whenever required without affecting its substance. मतलब जब भी आपको ये फॉर्मेटिंग यूज करनी है हम इसको यूज कर सकेंगे, और जब हमें इसे ऑफ करना है तो वी कैन ऑफ इट विदाउट अफेक्टिंग इट्स बेसिक सब्सटेंस. मतलब जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको अफेक्ट किए बिना हम लोग इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं. दिस मेक्स दीज शीट्स इजी टू मेंटेन एंड अपडेट. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये शीट्स को बहुत ही इजीली मेंटेन भी कर सकता है और अपडेट भी कर सकता है, यानी चेंजमेंट लेके आ सकता है. अब इसको थोड़ा और डीपली समझते हैं. लेट अस कंसीडर अ सिनेरियो इन अ वेब पेज. देयर आर 5 पैराग्राफ्स एंड वी वांट ऑल द सेक्शन टू बी green in color, left aligned and having font as monotype cursiva. In this case, using the style sheet, we need to specify the rules just once and it will to every instance of p tag is document. मतलब वैसे अगर हम बिना CSS के करते तो इसको बार बार हमें डिफाइन करना पड़ता, राइट है ना? लेकिन अब होगा क्या, हम CSS की हेल्प से, इसने एक एग्जांपल दिया है आपके सामने नीचे, इस एग्जाम्पल के अंदर हम एक ही कमांड के अंदर एक ही जगह इसको डिफाइन कर देंगे और वो हमारा थ्रू आउट डॉक्यूमेंट, थ्रू आउट वेब पेज इट विल वर्क, राइट बेटा? अब देखो इसने एक और थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूं, हल्का सा और जूम करते हैं इसको ताकि आप लोगों को नजर आ जाए. ये देखिए, आई होप इट इज विजिबल टू यू ऑल. देखो HTML, सबसे पहले हमने यही हम कमांड लिखते हैं HTML की, उसके बाद हेड, और हेड के अंदर ही हम लोग ने स्टाइल दे देना है. यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना बेटा, हेड के अंदर ही स्टाइल आप दे दोगे, क्योंकि जहाँ पे टाइटल हम लोग यूज करते हैं एडजेक्ट, वहीं पर ही आप लोग स्टाइल यूज कर लेंगे, क्योंकि हेड सेक्शन में जो आपने दे दिया वो थ्रू आउट डॉक्यूमेंट अप्लाई होता रहेगा. अब देखो इसने क्या क्या किया. पैराग्राफ टैग के लिए इसने दिया कि जहां पर भी आप पैराग्राफ यूज करेंगे वो ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से चेंज हो जाए. और वो क्या किया इसने, देखो टेक्स्ट अलाइनमेंट कर दी इसने, फिर लेफ्ट कर दिया, फॉन्ट किया, फॉन्ट फैमिली एक नई इसमें ऑप्शन है, क्योंकि थोड़ा 1-2 दिन लगेंगे आपको इसके कमांड्स को अपने दिमाग में बिठाने के लिए, क्योंकि HTML से थोड़ा सा चेंज है. ये होता HTML में ही है लेकिन थोड़ा सा चेंज है. अब देखिए P फॉर पैराग्राफ, टेक्स्ट हमें कैसा करना है, टेक्स्ट अलाइनमेंट कहां से हो, लेफ्ट से. फॉन्ट फैमिली यानी फॉन्ट कौन सा चाहिए, इसमें फॉन्ट नहीं यूज करेंगे, तब अलग से टैग यूज करने की जरूरत नहीं है, अलग से टैग नहीं यूज करना है. अब हम क्या यूज करेंगे, फॉन्ट फैमिली, पूरा वर्ड यूज करेंगे, बीच में हाइफन यूज होगा, फॉन्ट फैमिली, और ये कॉलन, और मोनोटाइप कोर्सिया, ये फॉन्ट का नाम है. इसके जगह आप कोई भी फॉन्ट नेम यूज कर सकते हैं. और फॉन्ट नेम कहां से उठाना है ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया हुआ है, कि मान लीजिए आपने ये यहां से, मैं फिर भी साथ साथ आपको बता देता हूं. जैसे यहां पर एक कमांड में लिख देता हूं यहाँ पे ये, ताकि आपको क्लियर होते रहे. HTML
हेड स्टाइल, यहां से शुरू करेंगे हम P, और इसके अंदर थोड़ा से ब्रैकेट चेंज रहेंगी हमारी, करली ब्रेसेस हम यूज करेंगे यहाँ पे P, और टेक्स्ट अलाइन हो गया हमारा, फिर कॉलन आता है लेफ्ट साइड। एक कमांड ये हो गई। अब एक कमांड को दूसरी कमांड से अलग करने के लिए हम लोग ये वर्ड यूज कर लेंगे, ये हमारा सेमीकोलन आ गया, राइट। उसके तुरंत बाद फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली के लिए क्या करेंगे, वही यूज किया हमने सेम, और इसमें जो भी फॉन्ट आपने यूज करना है, जैसे मैं यहां से फॉर्मेट से फॉन्ट ऑप्शन यूज करता हूं, यहां पर जो भी आपको चाहिए, जैसे इसके अंदर इसने कौन सा यूज किया है, मोनो वाला यूज किया है, तो ये MONO, ये देखो ये वर्ड आ गया मोनोकोर्सिया, ठीक है, मोनोकोर्सिवा। तो ये लेना है, या कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो इसमें से। मान लो मैंने राइट क्लिक किया और कॉपी कर लिया। It will always better that you have to copy the font name from direct the list. No need to type by your own, because अगर यहाँ पे जैसे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे M कैपिटल है और C कैपिटल है, और आपने अगर इसमें से किसी भी एक को स्मॉल कर दिया तो it will not apply, right? तो यहाँ पे फिर दोबारा मैंने Excuse me sir. Yes बेटा। सर आपने टेक्स्ट की जगह टेस्ट लिख दिया है। ओके, थैंक्स। चलो कॉर्सिवा ये हो गया, और उसके बाद हम एक और ऑप्शन इसमें यूज कर लेते हैं, दैट इज कलर, राइट। थोड़ा इसको और मैं इस तरफ मूव कर देता हूं, कलर, और फिर दोबारा से हमने कॉलन यूज करना है इसमें, और कलर नेम मैंने दे दिया इसमें ग्रीन, और बंद करने से पहले भी मुझे ये यूज करना है, ये इसमें ध्यान रखना है। HTML में अभी तक जो हम यूज करते थे वो हम यहाँ पे, अगर HTML नॉर्मल होता तो हम इसको ब्रैकेट बंद कर देते, लेकिन अभी हमें क्या करना है, इसको भी यूज करना है, और आफ्टर दैट वी हैव टू क्लोज करली ब्रेसेस, करली ब्रैकेट, ठीक है। तो यहां पर अब इस स्टाइल को जो हमने शुरू किया था, नाउ द टाइम टू क्लोज दिस स्टाइल, ठीक है। तो यहां पे क्लोज हो गया, और यहां पे हम हेड को क्लोज कर देंगे। अब ये वाली ऑप्शन आपको समझ आई कि नहीं, पहले बताओ। यस सर। ओके, तो इस तरह से बेटा ये, इसमें हमें फायदा क्या है बेसिकली, क्योंकि बेसिक प्रोग्राम तो इसके जो मेन प्रोग्राम है वो तो आपके आगे जाके स्टार्ट होंगे, अभी सिर्फ हम इसके बारे में जानना चाह रहे थे, तभी मैंने ये कोडिंग करके दिखाया आपको। इसमें क्या है कि ये जो पोर्शन आ गया एक बार, इसमें जहां भी आप ये P टैग यूज करोगे, ये वाला P, ठीक है, ये जहां भी यूज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर ये इफेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज क्या होता था HTML में, जब भी हम कोई नया टैग यूज करते थे, नई ऑप्शन यूज करते थे, देन वी हैव टू डिफाइन ऑल द ऑप्शंस अगेन एंड अगेन, एवरी टाइम वी हैव टू डिफाइन, राइट। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, यही इसका एक बेसिक फायदा है। नाउ वी विल गो ऑन, इसको मैं मिनिमाइज करता हूं। Okay. एडवांटेजेस ऑफ CSS, क्या क्या फायदे हैं हमें, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी हम कोई चीज ऐसी यूज नहीं करते जिससे हमें फायदा ना हो, है ना। और कंप्यूटर्स के अंदर तो हमने चीज ही वो यूज करनी है जो हमें किसी ना किसी तरीके से फायदा पहुंचाए। अभी फायदा किन वेज में हो सकता है, लेट्स स्टार्ट। एडवांटेजेस ऑफ CSS का कैस्केडिंग स्टाइल शीट के क्या लाभ हैं, क्या फायदे हैं। नंबर 1, CSS saves times. You can write CSS once and then attach the same sheet to the multiple HTML doc pages. You can define a style for each HTML element and apply it to as many web pages as you want. This saves times. अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक छोटी सी कोडिंग करके दिखाई, इसके अंदर
आपने देखा कि कैसे हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही बार ऑप्शंस डिफाइन करके उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज नॉट ओनली दिस, ठीक है, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके अंदर एक अलग से आप एक प्रोग्राम HTML का बना सकते हैं जिसके अंदर आप सारे स्टाइल्स यूज कर लें हर एक टैग के लिए, ठीक है, जितने भी टैग होते हैं सभी टैग के लिए यूज कर लो, जैसे आपने P के लिए यूज किया ऐसे यूज कर लो, और इस पूरे प्रोग्राम को भी किसी और दूसरे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हो हमेशा ही। इन ऑप्शंस को, सेम ऑप्शंस को जितने मर्जी चाहे वेब पेजेस के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इट क्वाइट वेरी इजी एंड वेरी बेनिफिशियल बिकॉज its main advantage is it saves time. Number 2, page download faster. If you are using CSS, you are not required to write HTML tag attributes every time. Just write once CSS rule to a tag and apply to it the occurrence of that tag. So less code means faster document, a faster download of the web pages. देखिए, जितनी कम बातें वेब पेज के अंदर लिखी होंगी, जितनी कमांड्स कम लिखी होंगी और कम के अंदर ही आपने बहुत सारे ऑप्शंस दे देने हैं, वो CSS में हो सकता है, तो इसमें प्रोग्राम की लेंथ भी ज्यादा लंबी नहीं होती है। और जब प्रोग्राम की लेंथ ज्यादा लंबी नहीं होगी, पेजेस वर्ड्स ज्यादा यूज नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर को, जब हम कंप्यूटर का प्रोग्राम रन करते हैं तब कंप्यूटर के प्रोसेसर को ज्यादा देर तक इसको रीड करने की जरूरत नहीं है, तो इसकी फास्ट आउटपुट आएगा, और अगर आपने डाउनलोड करना है तो इसके थ्रू डाउनलोडिंग भी फास्टर हो जाती है, राइट। तो यानी बहुत थोड़ी बातों में बहुत कुछ ज्यादा बातें कंप्यूटर को समझाई जाती हैं। इसके अंदर एक एग्जांपल, जैसे एक पुरानी कहावत भी है, एक पुरानी कहावत भी है जिसको हम बोलते हैं गागर में सागर, राइट, आप आपने सुनी होगी प्रोवर्ब, ठीक है, कि बहुत थोड़ी बातों में बहुत कुछ कह देना, राइट। सेम यही CSS करता है कि बहुत कम कमांड हमें लिखनी पड़ती हैं, लेकिन सारी फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स हम जहां मर्जी चाहें फिर आगे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इजी मेंटेनेंस। टू मेक अ ग्लोबल चेंज यू नीड टू मेक changes in style sheet and all the elements in all the web pages will be updated automatically. देखो, आपने मान लीजिए CSS यूज किया है और आपने फॉन्ट स्टाइल दिया हुआ है, जैसे अभी अभी हमने जो फॉन्ट स्टाइल लिया है वो हमने कौन सा फॉन्ट स्टाइल लिया है, हमने लिया है मोनोटाइप कोर्सिवा, कलर हमने ग्रीन कर दिया, अलाइनमेंट हमने लेफ्ट कर दिया। मान लीजिए आने वाले टाइम में जैसे आजकल चेंज हो जाती हैं, वेब पेज के स्टाइल चेंज हो जाते हैं, मान लीजिए हर आदमी कहता है कि भाई ये मोनोटॉप कोर्सिवा इज नॉट अ गुड फॉन्ट, हमें इससे एक बेटर फॉन्ट यूज करना है, तो क्या होगा, आप सिर्फ यहाँ ऊपर चेंज कर देंगे, बाकी डॉक्यूमेंट में कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इस चेंज को एक्सेप्ट कर देगा और अप्लाई भी कर देगा, राइट बेटा। तो इस तरह से हमें क्या फायदा होने वाला है कि हमें बहुत कम एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अगर हमें इसको टोटल अपडेट भी करना है तब भी चेंज हो जाएगा। तो इजी मेंटेनेंस है, सारी अपडेशंस जो हैं दैट विल बी अपडेटेड ऑटोमेटिकली, राइट। नेक्स्ट इज superior style of HTML. CSS has a much wider array of attributes than HTML. So you can give a far better look to your web page in comparison to HTML attributes. ये हमारी बात पहले भी हो चुकी है कि ये थोड़ा और अच्छे options provide कराता है HTML से भी। तो multiple device compatibility. Style sheet allow the web page to be optimized for more than one type of devices using CSS. Using CSS, the same HTML document can be presented in different view styles for different devices, such as desktop, PDAs, and cell phones, etc. मतलब इसके अंदर बनाया गया प्रोग्राम ये हर एक के साथ कंपैटिबल हो जाता है, इसकी मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी है कि ये किसी के साथ भी ये एडजस्ट हो जाता है। इसके अंदर ये चाहे आप इसको डेस्कटॉप पे ओपन कर लीजिए, चाहे आप इसको लैपटॉप पे ओपन कर लीजिए, चाहे आप इस पीडीए पे या फिर आप सेल फोन्स पे, किसी भी डिवाइस पे आप इसको ओपन कर सकते हैं, किसी भी टैब पे ओपन कर सकते हैं, तो इसकी सेम आउटपुट आने वाली है, ठीक है। क्योंकि HTML में क्या होता है कि अगर आपने HTML के प्रोग्राम को अगर आपने डेस्कटॉप पे खोल दिया है और लैपटॉप पे भी ओपन किया है या मोबाइल पे ओपन किया है या टैब पे किया है, तो द आउटपुट मे बी वेरी, इट इज नॉट कंफर्म कि वेरी होगा, बट इट मे बी वेरी, ये चेंज हो सकती है। लेकिन CSS में जो आपने दे दिया, इट विल ओपन सेम वेब पेज
in every device, right? तो इसके बाद और हम थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं बेटा. A global web standards, various HTML attributes are deprecated nowadays. Therefore, it is recommended to use CSS because CSS designs are flexible and compatible with all the web browsers. ये भी एक इसके अंदर बहुत अच्छी बात है कि कोई भी वेब ब्राउजर आप यूज कीजिए. देखो मैं आपको बताता हूँ बात कि बहुत कम वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो कि गूगल क्रोम में भी वैसे ही खुले, मोजिला फायरफॉक्स में भी वैसे ही खुले और इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी वैसे ही खुले. ठीक है ना, क्योंकि हर बार ये चेंज हो जाता है. लेकिन अगर आपने CSS यूज किया है अपने वेब पेज में तो आप किसी भी वेब ब्राउजर में इसको ओपन कर लीजिए, द रिजल्ट विल बी सेम, आउटपुट विल बी सेम, डिजाइन्स विल बी सेम, राइट. तो ये भी एक बहुत अच्छा फायदा है इसका कि ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स हो जाता है. मींस कि पूरी दुनिया में जहां पे भी आप वेब पेज ओपन करेंगे तो वो सेम स्टैंडर्ड का वेब पेज आपको ओपन होके मिलेगा, राइट. और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑफलाइन ब्राउजिंग. CSS can store web applications locally with the help of an office cache, with ensures faster loading and better overall performance of the website. Using this, you can view the offline websites. मतलब क्या है इसका कि ऑफलाइन ब्राउजिंग. CSS कैन स्टोर वेब एप्लीकेशंस लोकली विद द हेल्प ऑफ एन ऑफलाइन कैश. CSS के अंदर क्या एक खास बात होती है कि जो वेब पेज आप बार बार ओपन करते हैं तो कंप्यूटर की कैश मेमोरी के अंदर ये ऑफलाइन मोड में भी इसको स्टोर कर लेता है फिर, विच इंश्योर्स फास्टर लोडिंग एंड बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द वेबसाइट. कि इसके अंदर जब भी आप नेक्स्ट टाइम पे इसको ओपन करेंगे तो ये बाकी बेसिक फाइल्स तो इसकी आपके कंप्यूटर के कैश मेमोरी में ही स्टोर हो जाएगी, तो वहीं से ये ओपन हो जाया करेगा बार बार. जैसे कि आप अगर ध्यान से देखें कि जब भी आप इंटरनेट यूज करते हैं या इंटरनेट जब भी यूज करते हैं तो हम सबसे पहले क्या खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, राइट ना. तो अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं है और आप गूगल खोलते हैं तो कई बार गूगल पेज ओपन हो जाता है ना. मतलब इंटरनेट है नहीं लेकिन फिर भी गूगल ओपन होता नजर आ रहा है. व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मिराकल हो गया है या कोई मैजिक हो गया है. नो, बिकॉज जो पेज आप बार बार खोलते हैं कंप्यूटर की कैश मेमोरी उसको अपने अंदर स्टोर कर लेती है कि वो थोड़ी सी उसकी याददाश्त में पहुंच जाता है कि हाँ जब भी आपने कुछ वर्ड लिखा तो एटलीस्ट मेन पेज तक की तो मेमोरी उसके पास होती है, तो वो उसको ओपन कर देता है. दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ इंटरनेट इनटू योर डिवाइस, इट इज बिकॉज ऑफ कैश मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर, राइट. तो यूजिंग दिस यू कैन व्यू द ऑफलाइन वेबसाइट्स. तो कई कुछ इस तरह की वेबसाइट्स भी होती हैं जो छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं जो आपको परमिट करती हैं कि आप अपने कंप्यूटर की कैश मेमोरी में भी इसको स्टोर कर सकते हैं या ये ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती हैं. देन यू कैन यूज इट, राइट. तो ये थे इसके एडवांटेजेस. एंड नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज विच हैज ओनली एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस आर ऑलवेज देयर. कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं जिसकी अच्छाई हो, बुराई ना हो, जिससे नुकसान ना होता हो कुछ, या जिससे हमारा काम रुकता ना हो. तो ऐसे ही CSS के साथ भी है, कुछ एक चीजें प्रॉब्लम में आएंगी. और वो क्या क्या है? In spite of being an easy and effective technology to manipulate the aesthetic aspects of a web page, CSS has its limitations, which are as follows. क्या क्या limitations हैं? क्या क्या इसकी मतलब बुराइयां नहीं कह सकते, मतलब limitations वर्ड ज्यादा बेटर है डिसएडवांटेज से, राइट. तो limitations क्या है कि क्या ये काम किस लेवल तक ये काम कर सकता है, वो इसके एडवांटेजेस हो गई. और उसके आगे आप इसको डिसएडवांटेज भी ले सकते हो, यानी इसकी लिमिट्स हैं, वहीं तक ये काम करेगा. तो फर्स्ट लिमिट क्या है इसकी? इनकंसिस्टेंट ब्राउजिंग सपोर्ट. डिफरेंट ब्राउजर्स हैव डिस्टिंक्ट लेवल ऑफ compliance with CSS. That is, some features are supported while some are not. Therefore, it is a challenge for web developers to check the compatibility of CSS with different browser before finally launching a website. For example, Internet Explorer and Mozilla Firefox react differently to CSS. मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हमने इसका एडवांटेज पढ़ा था कि ये डिफरेंट उसके साथ वेब ब्राउजर के साथ सेम बिहेव करता है, ये बात ठीक है. लेकिन
कई बार क्या होता है कि जब आप इसके अंदर चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर और रिक्वायरमेंट ऑफ द डेवलपर, कोई कुछ भी चेंज में आप इसको किसी भी तरीके आप इसको चेंज करते हैं इसकी ऑप्शंस को, तो कुछ ऐसी ऑप्शंस हम ले लेते हैं जो कि अलग अलग वेब ब्राउजर में अलग अलग बिहेव कर सकती हैं। जैसे इसने एग्जांपल दिया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स दोनों के अंदर सीएसएस अलग अलग तरह से आउटपुट शो कर सकता है, लेकिन पूरा चेंज नहीं होगा। ये है कि मान लीजिए एक में आपको उसका वाइट स्क्रीन ज्यादा नजर आ रही है, किसी के अंदर थोड़ी सी कलर कॉम्बिनेशन अलग नजर आ जाएगा, तो मतलब स्लाइटली चेंज हो जाता है। ये एक थोड़ी इसकी रिस्ट्रिक्शन है या लिमिटेशंस है। सेकंड है रिस्ट्रिक्टेड बैकग्राउंड पर एलिमेंट। विद सीएसएस यू कैन नॉट स्पेसिफाई मोर देन वन बैकग्राउंड इमेज फॉर ईच एलिमेंट। यानी जैसे HTML के अंदर तो हम बैकग्राउंड के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक कोई इस तरह की पिक्चर बनाए उसको एक में कन्वर्ट करके आप लगा सकते हो, लेकिन CSS के अंदर इसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन रहेगी। ये पॉइंट आपको उस वक्त क्लियर होगा जब हम CSS को यूज करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप ये मान लीजिए कि बैकग्राउंड से रिलेटेड, बैकग्राउंड के एलिमेंट से रिलेटेड इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती। नंबर 3 है लैक ऑफ वेरिएबल्स। As CSS is not designed as a programming language, you cannot define variables, functions, or perform any arithmetic and logical operations in it. आपको याद होगा कि हमने 8th के अंदर एक बार विजुअल बेसिक किया था और छोटी क्लासेस के अंदर हमने क्विक बेसिक भी किया था और बेसिक भी किया था, यानी वो हमारी स्टार्टिंग थी प्रोग्रामिंग लाइनिंग की, राइट। तो अब उसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल नाम से एक टर्म होती थी। वेरिएबल या फंक्शन या अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ये सारे के सारे उस वक्त हो सकते हैं जब हम किसी वैल्यू को प्रोग्राम में किसी वैल्यू को किसी एक नाम से स्टोर कर पाए। जैसे मान लीजिए कि आपने एडिशन करना है, तो एडिशन के लिए आपको कम से कम दो वैल्यूज आपको चाहिए, ठीक है ना, कम से कम दो, एक का तो एडिशन होगा नहीं। तो इन दोनों वैल्यूज को स्टोर करने के लिए आपको दो जगह भी चाहिए, दो स्पेस भी चाहिए, प्लेस भी चाहिए। तो उन प्लेस को हम बोलते हैं वेरिएबल। जिन बच्चों को याद है उनको याद आ गया होगा, अदरवाइज ये मैंने उनके लिए डिफाइन किया है जिनको या वो जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा या याद नहीं है। तो वेरिएबल इज अ मेमोरी प्लेस इन विच वी कैन स्टोर वेरियस टाइप्स ऑफ वैल्यूज, राइट। और वेरिएबल के अंदर वैल्यूज हमेशा चेंज होती रहती है। लेकिन CSS के अंदर वेरिएबल्स की ऑप्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोग्रामिंग के लिए डिजाइन ही नहीं किया होता, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए डिजाइन किया होता है। तो इसीलिए इसके अंदर कैलकुलेशंस वगैरह, अर्थमेटिक या लॉजिकल कोई भी किसी भी तरह का ऑपरेशन काम इसमें अंदर हम नहीं कर सकते। व्हेन अ डेवलपर वांट्स टू चेंज द फंडामेंटल कांस्टेंट such as the color of an object, its height or width, the developer has to replace everything. यानी अगर आपको इस तरह में कुछ चेंज करना पड़ा तो एक डेवलपर को, एक प्रोग्रामर को, एक कोडर को ये सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी एकदम से, क्योंकि वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल की ऑप्शन नहीं है, फंक्शन की ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जिसके कारण हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। थर्ड इज सिक्योरिटी थ्रेट। सिंस CSS is an open text based system without any built-in security, anyone having access to the website may deliberately or accidentally alter the links or disrupt formatting। कहता है कि जैसे CSS ये कोई ज्यादा सिक्योरिटी के साथ नहीं होता है, और अगर इसकी सिक्योरिटी नहीं है तो इसकी थोड़ा सा इसके वीक होने के कारण कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन आपकी वेबसाइट में घुस सकता है और आपकी फाइल को खराब कर सकता है, राइट। आपके कोडिंग को चेंज कर सकता है, आपकी लाइंस को, प्रोग्राम की लाइंस को डिलीट भी कर सकता है। तो एक ये थोड़ा सिक्योरिटी थ्रेट रहता है इसके अंदर, इतनी ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी इसकी नहीं है। बहुत से ऑप्शंस ऐसे होते होंगे जिनके द्वारा इसको बचाया जा सके या पूरे वेब पेज को रोका जा सके। आपने देखा होगा जब भी आप बहुत सारी वेबसाइट्स यूज करते हैं तो जहां उसका एड्रेस लिखा होता है उससे पहले लिखा होता है नॉट सिक्योर, है ना। तो जो नॉट सिक्योर का मतलब ही क्या है कि उस पेज को हैक किया जा सकता है, राइट। तो जिस पेज को हैक किया जा सकता है इसका मतलब क्या है, नॉट सिक्योर है। और नॉट सिक्योर मोस्टली इस कंडीशन में आता है कि उसके अंदर जो CSS हमने यूज किया है, मतलब उसके अंदर हमने CSS यूज किया हुआ है, कैस्केडिंग स्टाइल से यूज की हुई है, जिसका कि अपना कोई
लीगली कुछ भी इसकी सिक्योरिटी नहीं होती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अगेन वर्टिकल कंट्रोल लिमिटेशंस, वर्टिकल लिमिटेशंस and column declaration may be problematic. For example, to center an element vertically, developer must write complicated style rules or write simple rules that would not be widely supported. What it means? It means के हमें जब भी कोई वर्टिकल आउटपुट देना है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ कुछ आउटपुट देना है, एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर से नीचे की तरफ कुछ आउटपुट देना है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली इज इजी बट वर्टिकली इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो इसके अंदर एक अलग से स्टाइल रूल्स हमें अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके द्वारा ये आउटपुट इसकी आ जाएगी, ठीक है। और मल्टीपल कॉलम्स लेआउट में ऑल्सो भी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एंड इफेक्ट्स कैन ओनली बी कंप्लीटेड बाय यूजिंग द फ्लोटिंग एलिमेंट्स। ये कुछ और आएंगे इसके अंदर फ्लोटिंग एलिमेंट्स के नाम से, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर यहाँ तक थे इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस कहें तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ तक हमने बेटा इसको कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में जान लिया। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट कैस्केडिंग इम्प्लाइज, यानी इसको कैसे आप एप्लीकेबल कर सकते हो, कैसे इसको यूज कर सकते हो। ये जैसे इतने सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो इसके अंदर, अगले पेज के अंदर, अगले एरिया के अंदर, ये देखिए, ये यहाँ तक सारी की सारी ऑप्शंस हमारे पास हैं। ये 3 स्टाइल्स हमने यूज किए हैं इसमें, कलर से रिलेटेड अलग अलग कलर हैं, ये कब कब यूज होंगे, एक जैसे देखने में लगते हैं, तो ये अगले लेक्चर में आई विल क्लियर टू यू ऑल। अब यहां तक अगर बेटा किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो यू आर मोस्ट वेलकम, बताइए बेटा। कोई भी कंफ्यूजन किसी भी बच्चे को है तो यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। इज देयर एनी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? नो सर। नो सर। हाँ, कोई भी ऐसी बात हो तो बेटा आप पूछ सकते हो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अभी बच्चे मीटिंग